हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देख रहे हैं चंदों का प्रशासन। ठीक है। तो चंदों के इतिहास की भांति उनका जो प्रशासन था वो भी बहुत ही रोचक था। जैसे अभी तक हमने उनका प्रशासन पढ़ा, मतलब इतिहास जो हमने चंदों का पढ़ा, तो उसी तरह से हमने जैसे कल्याण चंद के बारे में पढ़ा कि वो रुष्ट गुस्सा होकर वहाँ चला गया था नेपाल, और फिर उसके बाद वापस आया, उसको लाया गया अनूप सिंह तड़ागी द्वारा। और उसके अलावा हमने लक्ष्मी चंद, लक्ष्मण चंद्र जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी पढ़ा। लाखू विराली किसे कहते हैं, चंदवंश का तुगलक किसे कहा जाता है, इन सब विषयों के बारे में हमने जो है चंदवंश में जाना था। तो अब हम चंदों के प्रशासन के बारे में देख रहे हैं कि जो चंद हैं उनका शासन जो है ये बहुत दीर्घ काल तक रहा। आपको पता है, अभी आपने जब पढ़ा था तो आपने पूरे सन लिखे होंगे हर एक राजा के, हर एक शासक के बगल में। ठीक है। तो इनकी अवधि में जो है इन्हें डोटी, गढ़वाल, कमोवेश, तिब्बत, दिल्ली के मुस्लिम शासकों के संपर्क में रहकर उनकी प्रशासनिक और अन्य व्यवस्थाओं से अवगत होना पड़ा। ठीक है। तो इनके जो है इनके समय पे जब चंदों का शासन था कुमाऊं में, तो ये गढ़वाल, कमोवेश, डोटी राज्य, नेपाल, मुगल शासक, इन सब के संपर्क में रहे, जिससे कि इनके जो इन पर भी जो है इनका पूरा पूरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, चंदवंश पर। तो इनसे पहले जो ये कुमाऊं की भूमि थी, इसमें सिंहपुर, ब्रह्मपुर, गोविशाण और कत्यूरी राजा शासन कर चुके थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। तो हमने देखा था कि पहले इनमें जो है सिंहपुर, ब्रह्मपुर, गोविशाण और कत्यूरी राजा जो है शासन कर चुके थे, जिनके अभिलेखों में उस समय की शासन पद्धति और प्रशासनिक नाम हमें उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है। हमने सारे शासन, उनकी शासन पद्धति भी देखी थी हमने पहले, जब हमने चंदवंश पढ़ा था। उससे पहले जब हम स्टार्टिंग परिचय पढ़े थे तो हमने ब्रह्मपुर पढ़ा था, गोविशाण काशीपुर को कहते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना। तो वही चीज़ है कि चंदों से पहले हमने इनकी शासन पद्धति और प्रशासनिक चीज़ों के बारे में जाना था। तो बंगाल के पालों, जो बंगाल के पाल शासक थे, कश्मीर के करकों, टकशासक, ललितादित्य मुक्तापीड़ और प्रतिहार, चंदेल और गाहड़वाल शासकों की शासन पद्धति का भी जो है चंदों पर पूरा प्रभाव पड़ा होगा। उनके प्रशासनिक नाम मुख्यतः दिल्ली के मुस्लिम शासकों द्वारा प्रचलित नामों की नकल है। मतलब जैसा जो दिल्ली के जो मुगल शासक थे वो काम के आधार पर जो है नाम रख देते थे अपने प्रशासन में, जो भी कर्मचारी होते थे उनके नाम वो उनके कार्यों के हिसाब से रख देते थे। तो उसी की नकल जो है चंदों ने भी करी। ठीक है। और जो सिर्फ मुस्लिम शासकों की ही नहीं, डोटी में प्रचलित प्रशासनिक नाम भी जो है चंदों के ताम्रपत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो सिर्फ मुगल शासकों की ही इन्होंने जो है नकल नहीं की थी, बल्कि नेपाल की भी कुछ नाम हैं जो इनके ताम्रपत्र में देखने के लिए मिलते हैं। तो चंद राजाओं ने उस युग में प्रचलित समस्त उपाधियां जो हैं धारण की हुई थी, जैसे कि हमने पढ़ा था रजवार। ठीक है। उस युग में रजवार, सामंत राजा, सार्वभौम और अधिपति राजा, प्रायः जो है ये लोग एक सी उपाधि धारण करते थे। जो रजवार थे, राजा थे, सामंत, सार्वभौम और अधिपति, ये जो भी थे ये सब लोग लगभग सेम उपाधि जो है अपने आप को देते थे। जैसे कि कत्यूर वंशी राजकुमारों की उपाधि रजवार थी, तो वहीं चंदों के जो राजकुमार थे वो अपने नाम से पहले महाराज, कुमार, कुंवर और गुसाई लगाते थे। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जगत चंद का जो पुत्र था वो भी जो है अपने नाम के आगे महाराज कुमार और पीछे गुसाई लगाया था उसने। ठीक है। महाराज कुमार नाम के पहले लगता था, जबकि जो कुंवर या फिर जो गुसाई है वो नाम के बाद लगता था। जैसे महाराज कुमार, वीरदेव, वीरचंद, गुसाई, ज्यूं, इस तरह से जो है नाम देखने के लिए हमें मिलते हैं ताम्रपत्रों में। ठीक है। अपवाद स्वरूप भारती चंद के जाख, बड़ालू, पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में जो पर्वत चंद है उनके नाम के पहले कुंवर लिखा है। ठीक है। जैसे अधिकतर जो है हमें यही देखने के लिए मिलता है कि नाम से पहले महाराज कुमार और नाम के बाद अंत में गुसाई लगता है या फिर कुंवर लगता है। लेकिन इसका एक अपवाद यह है कि जो भारती चंद का
भारती चंद के जो जाग ताम्रपत्र में जो पर्वत चंद के नाम से पहले कुंवर मिला है। ठीक है, वैसे नॉर्मली बाद में लगता था नाम के, लेकिन जो पर्वत चंद थे उनके नाम के पहले कुंवर लिखा है और रतन चंद के नाम के अंत में कुंवर देखने के लिए मिलता है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भारती चंद का बड़ा पुत्र पर्वत चंद था। ठीक है, भारती चंद का, अब यहाँ पर से आपको एक चीज़ पता चली कि भारती चंद के बड़े पुत्र का नाम क्या था, पर्वत चंद था। ठीक है, और छोटे पुत्र का नाम रतन चंद था। ठीक है, तो क्योंकि छोटे राजकुमार को भी कुंवर और गुसाई कहा जाता था राजाओं की, इसीलिए जो है उसके नाम के पीछे भी, रतन चंद के नाम के पीछे भी कुंवर लगाया गया। राजाओं की जो उपाधि होती थी, अब राजाओं की, ये तो राजकुमारों की उपाधि हो गई। अब जैसे हम बात करें राजाओं की उपाधि, तो राजाओं की उपाधि श्री राजाधिराज, राजाधिराज, महाराजा। अगर हम नाम बोलें तो इस तरह से कि महाराजा श्री ज्ञानचंद, श्री राजा जगत चंद्र देव, श्री राजा ज्ञानचंद्र देव ज्यों, श्री महाराजाधिराज श्री राजा लक्ष्मण देव चंद देव, महाराजाधिराज श्री राजा बाज बहादुर चंद देव। ये जो हमने राजाओं के नाम पढ़े हैं, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, इस तरीके से वो लोग जो है अपना नाम लिखते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है महाराजाधिराज श्री राजा कल्याण चंद्र बहादुर देव आदि। ठीक है, इस तरह से जो है राजाओं के नाम ताम्रपत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब कि ये उपाधि ये अपने नामों के आगे लगाते थे। जहाँ तक चंद नरेशों द्वारा अपने ताम्र शासन आदेश में प्रयुक्त की गई भाषा का प्रश्न है कि मतलब जो चंद नरेश थे उन्होंने अपने ताम्रपत्र में कौन सी भाषा प्रयुक्त की है। ठीक है, तो अधिकतर वो लोग क्या भाषा यूज़ करते थे, जो नेपाली और कुमाऊनी मिश्रित लैंग्वेज होती है ना, वो वाली भाषा का चंद लोग जो है इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे, ताकि जो जनता है, आम जनता, उनको भी जन भाषा इसको कह सकते हैं उस टाइम पे। तो कुमाऊनी और नेपाली मिश्रित भाषा इसलिए होती थी ताकि लोगों को जो है आसानी से उनके आदेश समझ में आ जाएं। प्रारंभिक चंद राजाओं के ताम्रपत्रों में भूमि दान संबंधी संस्कृत श्लोकों का भी हमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो चंद राजा थे, जब उन्होंने अपने ताम्रपत्र लिखवाए थे तो उसमें वो भूमि दान संबंधी जो संस्कृत श्लोक है वो भी लिखवाए रहते थे। जैसे कि स्वदत्ता पर दत्ता वायो हरेच वसुंधराम षष्टिर्वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। ठीक है, तो इस तरह से श्लोक भी वो लोग भूमिदान में लिखते थे। चंदों के ताम्रपत्रों में कत्यूरी राजाओं के ताम्रपत्रों की भांति राजवंशावली नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कत्यूरी राजा होते थे तो वो जब अपने ताम्रपत्र लिखते थे तो वो उसमें अपने दादा परदादा तक एटलीस्ट नाम लिखते ही थे। ठीक है, ज़्यादा के नहीं भी लिखते थे। तो वो जैसे पुत्र और पौत्र इस तरीके से जो है अपना नाम देते थे कि ये लक्ष्मी चंद, तो जो मतलब लक्ष्मी तो चंद वंश का राजा हो गया। कत्यूरी राजा जैसे ब्रह्मदेव, पुत्र दिस, पौत्र दिस करके जो है, और निम्न प्राणी को हम ये दे रहे हैं करके, भूमि का इतना हिस्सा दान दे रहे हैं, इतनी नाली भूमि दे रहे हैं, इस तरीके से जो है वो ताम्रपत्र लिख के देते थे। लेकिन जो चंद लोग हैं ये लोग अपने दादा परदादा का नाम ज़्यादा नहीं लिखते थे ताम्रपत्र में किसी को भूमि दान देते वक्त। ठीक है, तो एक जगत चंद के बारे में हमें बरम ताम्रपत्र मिला था जो जगत चंद का, उसमें हमें उनके पिता का नाम राजा ज्ञानचंद देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने अपने बरम ताम्रपत्र में जो है पिता का नाम श्री राजा ज्ञानचंद्र देव जू लिखवाया था, जो ताम्रपत्र के सबसे दाईं ओर उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, कृष्ण शुभ शब्द के बाद सही और कटार की मूठ का राजचिन्ह उत्कीर्ण रहता था। अब इसमें एक कटार की मूठ का जो है राजचिन्ह भी उत्कीर्ण रहता था। जैसे राजचिन्ह उस टाइम पे कटार की मूठ होगा तो उसका जो साइन है वहाँ पे ताम्रपत्र में उत्कीर्ण रहता था। इससे यह अनुमान लगता है कि जो ताम्रपत्र है उसकी वैधता, जैसे आजकल मोहर लगाते हैं ना, तो उसी तरह से जो है जो ताम्रपत्र है उसकी ताम्रपत्र की जो है एक विश्वसनीयता या उसके हम कह सकते हैं कि प्रमाणता। ठीक है, तो ताम्रपत्र की जो एक प्रमाणता है उसकी विश्वसनीयता है लोगों में कि हाँ ये राजा द्वारा ही दिया गया है, तो वो चीज़ जो है उस मोहर से या फिर उस चिन्ह से जो है
जो कि कटार की मूठ का जो चिन्ह उत्कीर्ण किया जाता था, उससे हस्ताक्षर के तौर पर जो है उसी को उत्कीर्ण किया जाता होगा। ठीक है, जैसे आजकल हस्ताक्षर करते हैं तो प्रमाण मिल जाता है कि हाँ ये इसके द्वारा दिया गया है, लेकिन उस समय पे जो है उत्कीर्ण किया जाता था कटार की मूठ को। तो ताम्रपत्रों के उत्कीर्णकों को जो है सुदार या फिर कहीं कहीं सुनार भी कहा जाता था। ठीक है, जो ताम्रपत्र लिखते थे, उत्कीर्ण लिखना मतलब ऐसे पेन से लिखना नहीं होता था, पूरे पत्र को ही ऐसे उत्कीर्ण करना पड़ता था। उत्कीर्ण का मतलब समझते हो ना, उसमें ऐसे खोद, मतलब ताम्रपत्र में ही बिना किसी की सहायता के डायरेक्ट ताम्रपत्र में छाप देना उस चीज़ को, ऐसे जैसे मूर्ति बनाते वक्त खोद खोद के करते हैं ना, उसी तरीके से। तो इसमें जो है जो ये इसको सुदार या फिर सुतार या फिर सूत्रधार, ठीक है, ओड़ या राजमिस्त्री या लोहार का जो है ये अपभ्रंश रूप है, और सुनार स्वर्णकार के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो सोने का काम करते हैं उनके लिए। तो ताम्रपत्रों के जो लेखक हैं वो अधिकतर जोशी होते थे। ठीक है, जो जोशी लोग होते हैं वही लोग जो है ताम्रपत्र के लेखक होते थे, जिन्हें प्रायः जोशी लिखा मिलता था। ठीक है, वैसे ये जोशी होते थे, लेकिन जो ताम्रपत्र उत्कीर्णता का जो लेखक का नाम होता था जोशी लिखा जाता था। ठीक है, क्या लिखा जाता था? जोशी। ताम्रपत्र में इनका नाम जोशी लिखा जाता है, इसी से अंदाज लगाया गया कि जोशी लोग होंगे। भारती चंद्र के जो लोहाघाट ताम्रपत्र में लिखित विप्रदास पंडितेन उत्कीर्ण है। ठीक है, ये विप्रदास पंडितेन उत्कीर्ण है, मतलब कि इसका मतलब है कि जो लोहाघाट से जो ताम्रपत्र मिला है वो विप्रदास पंडित ने लिखा है। किसने लिखा है? विप्रदास पंडितेन ने। ठीक है, और किसका है ये? भारती चंद का। तो भारती चंद का जो लोहाघाट से हमें ताम्रपत्र मिला उसको किसने लिखा है? विप्रदास पंडितेन ने, क्योंकि विप्रदास पंडितेन का हमें वहाँ पे नाम उत्कीर्ण मिलता है। तो शक्ति बम के वास्ते अप्रकाशित ताम्रपत्र में लिखित मिति दैवज्ञ मधुकरेण उत्कीर्ण है। ठीक है, तो एक शक्ति बम का है एक वास्ते जो कि अप्रकाशित है। तो शक्ति बम का एक वास्ते ताम्रपत्र है जिसमें क्या लिखा है? जिसमें लिखा है लिखित मिति दैवज्ञ मधुकुरेण। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। दैवज्ञ, जो दैवज्ञ लिखा हुआ है ये ज्योतिषी के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ये शक्ति बम के वास्ते ताम्रपत्र में जो ये दैवज्ञ लिखा हुआ है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ज्योतिषी के लिए। जो ज्योतिषी अथवा जोशी, ठीक है, इसको जोशी या ज्योतिषी के लिए प्रयुक्त तो हुआ है, लेकिन इसको जोशी कह दिया गया है। भारतीय चंद के खेती खान ताम्रपत्र में जो भारतीय चंद का भारतीय लिखा है, इसमें भारतीय होगा। ठीक है, ये तो भारती चंद का जो खेती खान ताम्रपत्र है उसमें लेखक को विप्र पुरोहित तथा एक अन्य ताम्रपत्र में विप्रदास पंडित और उत्कीर्णक को, जिसने ये लेखक तो विप्र पुरोहित या फिर विप्रदास पंडित थे, लेकिन जिसने ये उत्कीर्ण किया है उसको जैतू साहू कहा गया। उसको क्या कहा गया? जैती साहू कहा गया, जैतू साहू कहा गया। ठीक है, उत्कीर्णक का। जो ये भारती चंद का जो खेती खान ताम्रपत्र हमें देखने के लिए मिलता है, भारती चंद का जो खेती खान ताम्रपत्र है, ठीक है, खेती खान ताम्रपत्र किसका है? भारती चंद का। ठीक है, और लोहाघाट से जो प्राप्त ताम्रपत्र हुआ है वो भारती चंद का है। तो इसी तरह से जो है खेती खान ताम्रपत्र में जो लेखक है उसको तो विप्र पुरोहित या फिर विप्रदास पंडित कहा गया, और जिसने उत्कीर्णित किया था खेती खान ताम्रपत्र उसको जैतू साहू कहा गया है। ठीक है, उसको क्या कहा गया है? जैतू साहू। तो ज्ञानचंद के गोपसा ताम्रपत्र में लेखक के लिए लिखित इंदपद्याकरेण नाम प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, ज्ञानचंद का एक, यहाँ पे आप बस ये देखिए कि गोपसा ताम्रपत्र किसका है? ज्ञानचंद का। और ये जो खेती खान ताम्रपत्र है ये किसका है? भारती चंद का। बस आप ये देखिए कि कौन सा वाला जो है किसका ताम्रपत्र है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्रशासन यहाँ पे चलता था। आज हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे इसे, क्योंकि पूरा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आपका भी जो है मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो हम आज सिर्फ प्रशासन देखेंगे, देन शासन देख लेंगे। ठीक है, अगले उसमें देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ में भी अच्छा आएगा और जो है टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है,
मतलब बहुत लंबी वीडियो लेक्चर भी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर लंबी बनेगी तो आपका मन वैसे ही उब जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा देर तक इसको कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे चंदों का जो राज्य था ये प्रारंभ में कहाँ तक था, काली नदी की निचली उपत्यका तक ही सीमित था। जो काली नदी कहाँ, ये जो सीमा है नेपाल और उत्तराखंड की, काली नदी है ना सीमा, उत्तराखंड नेपाल को कौन अलग करता है, काली नदी तो अलग करती है। तो जो चंदों का राज्य था वो स्टार्टिंग में काली नदी की निचली उपत्यका तक ही सीमित था, लेकिन बाद में जो है राज्य विस्तार, जो शासकों ने राज्य विस्तार किया युद्ध करने के बाद, राज्य विस्तार किया अपना, तो राज्य विस्तार के फलस्वरूप तराई भाबर का जो संपूर्ण क्षेत्र है, जैसे कि सोर, सीरा, दारमा जोहार, ब्यास, चौदांस, गंगोली, मड़कोट और अल्मोड़ा जनपद का जो समूचा पश्चिमी भाग है वो इसमें जो है शामिल हो गया। किसमें, तराई भाबर वाले में। तो यहाँ तक कि जो डोटी की राजधानी अजमेर और शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट था, वहाँ तक भी जो है चंदों ने अपनी विजय पताका फहराई थी। ठीक है, डोटियों की राजधानी अजमेर थी, जुराइल दीपाइल, तो वहाँ तक भी जो है इन्होंने अपनी विजय पताका जो है फहराई थी। ये हमने कल परसों के उसमें पढ़ा था। तो चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, चंपावत थी। ठीक है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, चंपावत, जिसे काली कुमाऊँ, ठीक है, जिसे काली कुमाऊँ वाला एरिया भी कहा गया है, तो वहाँ थी। तो चंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपावत में थी, जो कि काली और चंपावती नदी के तट पर थी। ठीक है, जो चंपावत था वो काली और चंपावती नदी के तट पर था। यहाँ फिर बाद में ये जो राजधानी है ये अल्मोड़ा लेके चले गए थे, जहाँ कोसी नदी बहती है। यानी कि पहले जहाँ राजधानी थी वहाँ पे चंपावती और काली नदी बहती थी, और जब जहाँ नई राजधानी बनाई अल्मोड़ा में, वहाँ कोसी नदी बहती थी। तो उनके ताम्रपत्र में राजधानी के लिए, ठीक है, जो ये थे हमारे चंदवंश, इनके चंदों के ताम्रपत्र में जो है राजधानी के लिए बुंगा, राजबुंगा, राजपुर, राजधाई नामक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, मतलब ये लोग राजधानी को बुंगा, राजबुंगा, राजपुर, राजधाई आदि शब्दों से जो है प्रयोग करते थे, मतलब राजधानी का नाम लेते थे इन शब्दों से। राजमहल को चौमहल भी कहते थे, जो राजमहल होता था उसको चौमहल भी कहते थे। अल्मोड़ा के अलावा रुद्रपुर, काशीपुर और बाजपुर, ये भी जो है नगर थे। ठीक है, अल्मोड़ा के अलावा और कौन कौन से नगर आते थे कुमाऊँ में, काशीपुर, बाजपुर और रुद्रपुर। तो जो काशीपुर था इसी को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, गोविशाण कहा गया है। ठीक है, बाजपुर की स्थापना किसने की थी, बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, तो इसमें जो है शीतकालीन राजधानियाँ बनी हुई थी। तो ये जो काशीपुर, बाजपुर और रुद्रपुर वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पे शीतकालीन राजधानी बनाई गई थी। देवी सिंह के समय जो है राजधानी कहाँ थी, देवीपुर। अब जो देवीपुर शासक था उसके समय पे कहाँ थी राजधानी, देवीपुर थी। ठीक है, देवी सिंह के समय राजधानी कहाँ थी पूछेंगे तो देवीपुर। तो आज हम सिर्फ चंदों का प्रशासन हमने देखा। अब हम ये जो चंदों का शासन है ये हम अगले उसमें देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी बन जाएगी। लंबी से अच्छा है छोटी बने, अच्छे से आएगा आपको। ठीक है, तो कल हम देखेंगे चंदों का शासन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।